भारत आया चीता, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। भारत के लिए आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज यानी कि 17 सितंबर 2022 को इतिहास रचा जा रहा है। जी हां, आज भारत की धरती पर 70 साल बाद एक बार फिर से चीते दौड़ने लगेंगे। जी हां, आज अफ्रीकी देश नामीबिया से 8 चीते भारत आ चुके हैं। मध्य प्रदेश के कूना राष्ट्रीय उद्यान में इन चीतों को छोड़ा जाएगा, उनका नया बसेरा बनाया जाएगा। अफ्रीका से लंबी यात्रा कर भारत तक पहुंचे ये चीते आखिर क्यों हैं इतने खास? क्या होगा असर इन चीतों के आगमन का हमारे जंगलों पर, हमारे जनजीवन पर, जानने की कोशिश करेंगे खास मेहमानों से। और खास मेहमानों से करवा देता हूं आपका परिचय। हमारे साथ विभाष रंजन हैं, अतिरिक्त महानिदेशक वन्य जीव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ अशोक पै भी हैं, पूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक उत्तराखंड, और डॉक्टर वीबी माथुर, पूर्व निदेशक भारतीय वन्य जीव संस्थान, हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है माथुर जी। और हम जैसा कि बता रहे हैं कि पल पल के घटनाक्रम से आपको अवगत कराते रहेंगे। और जैसा कि खास विमान से आज ग्वालियर उतरे ये 8 चीते, और उसके बाद चिनूक हेलीकॉप्टर में सवार होकर वो पहुंच गए हैं उस गंतव्य पर जहां पर ये 8 चीते रखे जाएंगे। कितना खास है ये लम्हा, क्योंकि 70 बरस से ये धरती यानी कि भारत भूमि चीतों से विहीन थी और लगातार प्रयास किए जाते रहे। और ये वो दृश्य है जब चिनूक हेलीकॉप्टर से ये चीते उस गंतव्य पर पहुंच रहे हैं, जो कि एक नया आशियाना है इन 8 चीतों का। मध्य प्रदेश की ये खास धरती है, खास वो वन क्षेत्र है कूना राष्ट्रीय उद्यान, जहां पर ये 8 चीते रखे जाएंगे। और ये वो उस समय की तस्वीरें हैं, सुबह जब ये 8 चीते इस धरती पर पहले उतरे, और अब जो है थोड़ी देर के बाद कुछ क्षणों में प्रधानमंत्री के हाथों ये चीते जो हैं वो वन्य क्षेत्र को सौंपे जाएंगे, उसमें छोड़े जाएंगे। विभाष जी हमारे साथ मौजूद हैं। विभाष जी, 70 बरस लग गए। 1952 में तय हो गया था कि भारत में एक भी चीता अब बचा नहीं है। 70 बरस के बाद 2009 में कह सकते हैं एक गंभीर प्रयास किया गया कि किस तरीके से चीतों को भारत लाया जाए, इनका पुनर्निवास किया जाए, लेकिन काम बना नहीं। आज 2022 है, सितंबर का महीना है, आज वो वक्त आया है। इतना समय क्यों लग गया? किसी भी इकोसिस्टम को किसी दूसरे एनिमल्स के लिए अडॉप्ट करने के लिए तैयार करना पड़ता है। जो हैबिटेट है उस जानवर का, जो उसके प्रे बेस हैं, जो उसका इलाका होगा, इसके लिए काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है। इन विगत कई वर्षों में लगातार जहां इसका नया अभयारण्य बनाया गया है, वहां मानव की आबादी भी थी, गांव भी बसते थे, मजरा भी हुआ करता था। उन सबों को वहां से खाली कराया गया है, उनको विस्थापित किया गया है, उनको जंगल के बाहर लाया गया है ताकि इनके अभयारण्य में, इनके विचरण में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करना, उसके लायक बनाना और अंतर्राष्ट्रीय मानक पर खड़ा उतरना बहुत अत्यंत आवश्यक है। दूसरा, पहली बार किसी मैमल्स का एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में माइग्रेशंस करके ट्रांसलोकेट करने का सफल प्रयास किया जा रहा है। उसके लिए वहाँ की जो आबो हवा है, वहाँ के जो तौर तरीके हैं, वहाँ का जो प्रे बेस का कंपोजिशंस है, उसको ध्यान में रखा गया है। उसके लिए समय आवश्यक है, और जब तक कि पूरा एक रूप माहौल तैयार नहीं हो जाता है किसी भी स्पीसीज़ को, ये तो हमारे इकोलॉजिकल पिरामिड में टॉप प्रेडेटर्स की कैटेगरी में आते हैं, तो किसी भी प्रजाति के लिए हमको उसके लिए एक उचित हैबिटेट बनाने की आवश्यकता होती है। इसलिए इसमें वक्त लगा, और कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक वक्त तय होता है, निर्धारित होता है। तो आज चूँकि माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस है, तो ये इससे हमारे लिए शुभ घड़ी कुछ नहीं हो सकता है कि आज के दिन में हम लोग इस टॉप प्रेडेटर्स को अपने यहाँ, अपने देश में लगभग 70-72 साल के बाद ट्रांसलोकेट कर पा रहे हैं। अशोक भाई जी,
जो है ये कहा गया कि प्रयास किया जा रहा था कि इन चीतों के लायक वातावरण तैयार किया जाए, तभी ये चीते लाए जा सकते हैं और सुरक्षित भी रह पाते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इन 70 वर्षों में उस तरीके के गंभीर प्रयास बहुत चुनिंदा हुए, प्रयासों की कमी रही। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि जो है अन्य प्रजातियों का जो है स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम चलाए गए थे भारत सरकार द्वारा और उनके राज्य सरकारों द्वारा इनको सफल कार्यान्वयन भी किया गया है। उदाहरण के तौर पर घड़ियाल का एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम जो एंडेंजर हो चुका था उसको सफल रूप से चलाया गया। शेरों का जो टाइगर्स का आप देखेंगे वो भी एक सफल रहा गया। और चीते का जहाँ तक की बात है कि यस, शुरू से जो है इसके बारे में प्रयास था। शुरू के दौर में ये प्रयास किया गया कि एशियाटिक अगर सब स्पीसीज मिल जाता है तो अगर बहुत उत्तम होता, लेकिन किन्हीं कारणों से जो उनकी संख्या इतना कम रही और ईरान में जहाँ पे गिने चुने इनके ये संख्या बची हुई है वहाँ से इनको लाना मुश्किल नहीं हो पाया। तो तब जाके जो अफ्रीकन सब स्पीसीज़ के बारे में सोचा गया, क्योंकि अल्टीमेटली है तो चीता ही, सब स्पीसीज़ थोड़ा अलग होगा। और नामीबिया का जो जलवायु अनुकूल था जो कुनो वालपुर का राष्ट्रीय उद्यान से, इसलिए जो है वहाँ के अनुरूप जो यहाँ की पारिस्थितिक सुधार जो आवश्यक थी वो करके उसके पश्चात ही जो है एक निर्धारित एक प्रोटोकॉल से वैज्ञानिक तौर तरीके से क्रिटिकल इनपुट्स लेते हुए ये सारा कार्यक्रम बनाया गया। और मैं समझता हूँ कि एक किस्म से एक अमृत घड़ी है इन जैव विविधता का पुनर्जीवन, मुख्यतः जो ग्रासलैंड या ड्राई एरिड एरियाज़ का एक इकोसिस्टम को पुनर्जीवन करने का एक महत्वपूर्ण एक कदम माना जा सकता है इसको। जी, कितना महत्व है उस पर लगातार हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर वीबी माथुर हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं। माथुर साहब, देर आए दुरुस्त आए कह सकते हैं? बिल्कुल सही फरमाया आपने कि देर आए दुरुस्त आए, और दुरुस्त आने के लिए हमको बहुत सारे प्रयास करने थे। और आज वो दिन है जब हम कह सकते हैं कि जो हमारे प्रथम चरण के प्रयास हैं वो आज पूरे हो चुके हैं और हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है वन्य जीव प्रबंध को लेके और पर्यावरण संरक्षण को लेके। तो ये आज, जैसा आपने बताया, मैं अपने शब्दों में कहूंगा, एक इतिहास रचा जा रहा है। और आज जो प्रक्रिया हम देख रहे हैं आपके माध्यम से, जो आप दिखा भी रहे हैं लगातार लाइव, जब हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, पूनों में एक्शन लाइव है, ये चीज बता रहा है कि हमने बहुत प्रयास और सोच के बाद आज इस स्थिति में पहुंचे हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जब मैं ये कह रहा हूं कि आज का दिन बहुत विशेष दिन है, तो मैं करीब 75 साल का जो हमारा इतिहास है वन्य जीव प्रबंध को, उसके बारे में कुछ 1 मिनट 2 मिनट चर्चा करना चाहता हूं अपने दर्शकों के लिए। कि पहले जो 25 वर्ष थे हमारे, उसमें हमने जो प्रबंध किया, वन्य जीव प्रबंध जो हमने अख्तियार किया, वो लार्जली अगर मैं कहूँ तो एक प्रकार का पैसिव मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, अक्रिय मैनेजमेंट। हम लोगों ने संरक्षित क्षेत्र बनाए और ये सोचा कि संरक्षित क्षेत्र बनाने के बाद हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई है और वन्य जीव प्रबंध अपने आप चलता रहेगा। तो ऐसी सोच थी हमारी पहले 25 वर्षों में। पर फिर हमने महसूस किया कि अक्रिय रहने से बात बनेगी नहीं। आपको याद है कि 2 ऐसे हमारे टाइगर रिजर्व क्षेत्र थे, सरिस्का और पन्ना, जहाँ पे संरक्षित क्षेत्र होने के बाद भी हमने देखा कि वहां पे जो लोकल टाइगर पॉपुलेशन थी वो विलुप्त हो गई। तो अब बात चल रही है कि पैसिव से हम एक्टिव पे आए, और अब बात है एक्टिव से अडेप्टिव मैनेजमेंट। तो मैं ये कहूंगा कि ये जो हमारा वर्तमान में प्रयास है, ये वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के अंदर अडेप्टिव मैनेजमेंट की संज्ञा में आएगा। और आज हम एक शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन ये जो प्रयोग है, ये
कम से कम 15, 20, 25 साल तक हमको लगातार बहुत ही बारीक तरीके से मॉनिटर करना पड़ेगा। आज ये कहना, आज तो पहला हमने सीढ़ी ली है, लेकिन अन्य सीढ़ियां भी हमको बहुत सोच और समझ के करनी पड़ेंगी। और 3 चीज इसमें महत्वपूर्ण है: विज्ञान का रोल, रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट का रोल, और तीसरा है नीति का रोल। तो जब इन तीनों चीजों का आज समन्वय हुआ, तो आज हमें ये परिणाम देखने को मिल रहा है, आज ये दिन देखने को मिल रहा है। आपने पूछा कि क्यों इतना समय लगा, तो तीनों के कॉम्बिनेशन होने के बाद, समन्वय होने के बाद आज हम स्थिति में पहुंचे हैं कि हमने एक बहुत ही मेजर स्टेप लिया है। मैं इसको कहूंगा कि ये एक बहुत ही कंसिडर्ड और बहुत ही सीमित स्टेप है, जिसके बारे में अभी चर्चा हमारी होगी। सेफगार्ड्स के बारे में जो बात चल रही है प्रेस और मीडिया में, हमारे अन्य साथी लोग जो अन्य बातें कर रहे हैं, उनके बारे में हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जी विभा जी, यहाँ पर बात चल रही है कि चरणबद्ध तरीके से किस वजह से जो है इसमें थोड़ी सी देरी लग गई है, हमें देरी लग रही है। और आपने कहा कि सही समय पर ही चीज़ें होती हैं, और आज वो सही समय है जब 8 चीते जो है देश में आ गए हैं। लेकिन अगर कोई प्रजाति या फिर पशु जो है विलुप्त हो जाते हैं, तो पूरे वन क्षेत्र पर, उसके जीवन पर कितना असर पड़ता है और किस प्रकार का असर पड़ता है? बिल्कुल सही प्रश्न है। आज की परिस्थिति में अगर कोई भी किसी भी जंगल में, किसी भी वन में, अगर फूड चेन का कोई भी एक प्रजाति, चाहे वो टॉप प्रेडेटर्स हो, मिडिल प्रे हो, या लोअर प्रे हो, या ग्रासलैंड हो, अगर कोई भी विलुप्त होता है तो उसका इम्पैक्ट जंगल के पूरे बायोडाइवर्सिटी पे पड़ता है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आप देखेंगे पहले यह नहीं था। अफ्रीका, एशिया दोनों कंटिनेंट मिला हुआ था। इस पूरे लैंडस्केप में पहले चीता हुआ करता था। सनय सनय धीरे धीरे 1940 से लोग इसका शिकार करने लगे, और उस समय से कम 17 कंट्रीज में चीता विलुप्त हो गया, और अब केवल कुछ क्षेत्रीय अफ्रीकन कंट्रीज में ये इसकी उपस्थिति दिखाई पड़ रही है। तो ये जानवर एक ऐसा वन्य प्राणी था जिसका लैंडस्केप के माध्यम से, कंटिन्यूटी के माध्यम से ये भारत से जुड़ा हुआ था, और इसको हमने पहले लास्ट अंत तो कहता, जब इसका कह सकते हैं एक्सटिंक्शंस हुआ हमारे कंट्रीज में, विलुप्त हो गया, उस समय हमने इसको किस तौर पे प्रयोग किया? शिकारी के तौर पे प्रयोग किया। ये वन्य प्राणी कम, शिकारी ज़्यादा कहलाने लगे। तो अब धीरे धीरे आदमी की सोच में, जैसा कि हमारे मेहमान साथी ने बताया कि हमारी सोच में परिवर्तन आया है। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के जो प्रक्रिया है उसमें परिणाम चेंज आया है कि हम एडाप्टिव मैनेजमेंट कर रहे हैं। बहुत तरह की प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो रही हैं, IUCN के इंडेंजर्ड लिस्ट में हैं, वल्नरेबल लिस्ट में हैं। उनको हम लोग अपने देश में, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में संरक्षित कर रहे हैं ताकि उसको बड़ा हैबिटेट मिले, ताकि इन ब्रीडिंग की संभावना कम से कम रहे, ताकि विलुप्त होने का कारण ना पैदा हो। उसी तरह ये पहली बार ऐसा प्रयास किया गया पूरे विश्व का। ये एक उदाहरण होगा विश्व के लिए, जिसको हम कह सकते हैं इको रेस्टोरेशंस का लाइव एग्जाम्पल होगा। एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट में टॉप कार्निवोर को हम इस्टेब्लिश करेंगे जी। और उसके लिए केवल हमारी तकनीक नहीं है, जिन देशों में आज ये चीता है वहाँ की पूरी साइंटिफिक लॉबी हमारे क्षेत्रों का सर्वे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार की है। और जब वो श्योर हो गए कि नहीं, यहाँ चीता लाया जा सकता है, यहाँ का हैबिटेट ज़्यादा बेहतर है, यहाँ का प्रे प्रेडेटर रेशियो काफ़ी कम्पैक्ट है, इसको खाने की कोई दिक्कत नहीं होगी, इसके खिलाफ जो प्रेडेटर्स हैं वो नहीं हैं यहाँ, वैसी स्थिति में इसको यहाँ लाने का निर्णय लिया गया। अशोक जी, क्या मोटे तौर पर कुछ नज़र आया कि जैसे जैसे चीता विलुप्त होता गया वैसे वैसे भारत के वन्य क्षेत्रों पर किसी तरीके का असर साफ तौर पर नज़र आया है क्या? मोटे तौर पे कहा जा सकता है कि जैसे वनों का जो डिग्रेडेशन होता गया, उसमें आप कह सकते हैं कि जिन प्रजातियों पे जो ज़्यादा एंथ्रोपोजेनिक या मानव जाति के कारण जो प्रेशर रहा जिससे विलुप्त हो गया,
वहाँ का जो वातावरण जलवायु परिवर्तन का भी जो है संभव बढ़ गया, जैव विविधता बहुत कम हो गई और डिग्रेडेशन भी वहाँ पे चालू हो गया। इसलिए आज के दिन में अगर आप देखेंगे कि भारत में जहाँ जहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान बने हैं या सेंचुरीज बने हुए हैं, वहाँ के जैव विविधता और वहाँ के जलवायु का परिस्थिति अन्य क्षेत्रों से अलग है। एक उदाहरण है, जैसे जो अगर प्रजातियों का विलुप्त होने से किस प्रकार से जो ज़मीन पे हकीकत आपको देखे जा सकती है। ये ना केवल इसके चीते के लिए है, अन्य प्रजाति जैसे शेर के लिए भी है, टाइगर के लिए भी। और चीता का जो हैबिटेट जो है वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो वो ज़्यादातर जो है सेमी एरिड और एरिड रीजन्स का जो सवन्ना टाइप का इकोसिस्टम पे जो रहती थी, जिसके कारण जो है उसका वो इकोसिस्टम का मेंटेनेंस होता था, वहाँ जो भी जैव विविधता रहती थी वो सब जो है वो ख़त्म हो गया। और इसलिए मैं मानता हूँ कि जो चीता का जो है यहाँ पे वापस लाना और एक महत्वपूर्ण एक कड़ी है उन इकोसिस्टम को रिवाइव करने के लिए, और वहाँ पे जो जैव विविधता है जो किन्हीं कारणों से जो ध्यान में नहीं आए थे उसको ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। और इसलिए मैं सिर्फ चीते तक सीमित न रख के पूरा एक इकोसिस्टम जो इससे संबंधित है उसको रिवाइवल की ओर मैं इस कदम को देखता हूँ। जी, अब माथुर साहब, अगर चीतों के अनुकूल परिस्थितियों की बात की जाए, मौसम की बात की जाए, तो कहा जा रहा है कि नामीबिया और भारत का मौसम जो है बहुत निकट है इस मामले में। लेकिन नामीबिया मोटे तौर पर एक गर्म मुल्क है और मध्य प्रदेश विशेष तौर पर, जहां पर ये 8 चीते आज लाए गए हैं, वहां पर गर्मी में तो गर्मी पड़ती है, लेकिन ऋतु परिवर्तन होता रहता है और एक समय ऐसा आता है कि वहां पर जाड़ा भी बहुत ज्यादा होता है। तो उस स्थिति में क्या रहेगा? देखिए, ये सभी चीजों को हमारे वैज्ञानिक वर्ग ने बहुत अच्छे ढंग से देखा है। कोई भी दो जगह अगर वो एक अलग अलग कॉन्टिनेंट में है, एक समान नहीं हो सकती। लेकिन इस निर्णय में कि भारत में आएंगे चीता और कुनों में आएंगे, उसके बारे में काफी विस्तृत अध्ययन हो चुका है। जलवायु, जैसे साथी हमारे अशोक जी ने बताया कि जलवायु में समानताएं हैं और भिन्नताएं भी हैं, लेकिन जानवर में एक अपनी अडेप्टेबिलिटी है। उस अडेप्टेबिलिटी को लेके मैं नहीं समझता कि वर्तमान में ऐसी कोई चीज है जलवायु को लेके जो इस प्रोसेस को, इस एक्सपेरिमेंट को बाधित कर सकती है। इससे ज्यादा हमारी चिंताएं और भी हैं और हमको एक समग्र रूप से इन सभी चिंताओं के ऊपर ध्यान से देखना है कि प्रे बेस का क्या होगा, को प्रेडेटर का क्या होगा और अन्य जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है। तो मेरा ये मानना है कि इस प्रयास में, इस एक्सपेरिमेंट में, मैं इसको एक्सपेरिमेंट ही कहूंगा इस समय पे, इसके बारे में सोच आवश्यक है और समझ आवश्यक है, लेकिन हमें समय देना पड़ेगा। ये प्रयास सक्सेसफुल है कि नहीं है, कि होगा कि नहीं होगा, हमको 15 से 20 सालों का समय लगेगा और ये चीज की मानस हमको बनाना पड़ेगा। और इस प्रयास में, इस जर्नी में, जैसे मैंने कहा कि हमने पहला चरण लिया है, अभी काफी चरण लेने बाकी हैं। बाधाएं आएंगी, हो सकता है कुछ कैजुअलिटी हो, कुछ मॉर्टेलिटी हो, लेकिन हमें एक वैज्ञानिक तौर से, एक निष्पक्ष रूप से उन सभी चीजों की समीक्षा करनी है और फिर एक हिम्मत के साथ में आगे स्टेप लेना है। जो अच्छी बात है वो ये, जैसे मैंने कहा कि साइंस, मैनेजमेंट और पॉलिसी, जो हमारा विज्ञान है, जो हमारी टेक्नोलॉजी है और जो हमारा प्रबंध है और जो हमारी नीति है, आज जो सबसे अच्छी बात है, भारत ने ये दर्शाया है कि जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल विल। आज हमारे प्रधानमंत्री जी का वहां पहुंचना और वहां होना हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉलिटिकल कमिटमेंट को दर्शाता है। तो जब पॉलिटिकल कमिटमेंट हमारे साथ है और हमारे वैज्ञानिक वर्ग, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो वेटनरी साइंटिस्ट हो, देश के हो, विदेश के हो, सभी लोगों का ये प्रयास है, तो मुझे निश्चित रूप से ये कहना पड़ेगा, इस प्रयास में
खतरे जरूर हैं, चुनौतियां आवश्यक हैं, लेकिन हम आगे बढ़ के सफल होने की हमारे पास पूरी प्रयास रहेगा और हमारे पास पूरी काबिलियत है कि हम इसको आगे कर सकें। विभाष जी, यहाँ पर जो है मानवीय रूप से तो हम प्रयास करेंगे ही, अनुकूल स्थितियाँ मिलें आठों इन चीतों को। इसके अलावा तकनीक का सहारा भी लेंगे, इनको लगातार ट्रैक करते रहेंगे कि किस तरीके से इनका जीवन आगे बढ़ रहा है, वो क्या तरीका रहेगा? बिल्कुल सही फरमाया आपने। हमने अभी तक जितने भी चीते वहाँ से हम ला रहे हैं, 8 चीते, सभी 8 चीते को रेडियो कॉलर वहीं कर दिया गया है। अच्छा। और हर एक एनिमल पर जो सॉफ्ट रिलीज होगा, प्रथम दिन से ही, रिलीज के समय से ही उनकी सारी एक्टिविटीज़ को निरंतर एक चीता पर 2 वैज्ञानिकों को रखा गया है और उनकी सारी एक्टिविटीज़ को कैद किया जाएगा। उसका चाल ढाल कैसा है, उसका मूवमेंट कितना है, उसके खाने पीने का तौर तरीका क्या है, उसको क्या दिक्कत हो रही है, हम लगातार इसको कंटिन्यूअस 30 दिन तक मॉनिटर करेंगे। इसलिए उस बात का पूर्णतया ध्यान रखा गया है। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा यहाँ, चूँकि हमारे पास सफलता पहले इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट जो वाइल्ड एनिमल्स का ट्रांसलोकेशन है, उसमें हमारी प्रसिद्धि है। हमने राइनोसेरस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में किया, हमने और जानवरों को किया, टाइगर को ट्रांसलोकेट किया। तो मेरा ये मानना है, हम लोग वन्यजीव प्रबंध तंत्र का ये मानना है कि हमारे पास वह एक्सपर्टीज है। खतरा नहीं कह सकते हम इसको, चुनौतियां हैं, चुनौतियों का सामना हम करेंगे। हमारे पास अपने सिस्टम्स हैं, हमारी अपनी तकनीक है, हम इन चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक करेंगे, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। जी, और इस बीच मैं ये जानकारी दे दूं, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं कूनो, जहां पर इन 8 चीतों को रखा जाने वाला है, छोड़ा जाने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों। और जैसा कि हमारे विशेषज्ञ मेहमान जानकारी दे ही चुके हैं, प्रधानमंत्री का आज जन्मदिन भी है। जिस तरीके से आपने जिक्र किया अशोक भाई जी कि बाघों की संख्या लगातार बड़ी है और उसके लिए हमने संवेद रूप से प्रयास भी किया है, तो क्या उन्हीं प्रयासों को यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उन्हीं को दोहराया जाएगा? एक सक्सेस स्टोरी कहती है ये जर्नी हमारी। ये आवश्यक है, क्योंकि अगर किसी प्रजाति को पुनर्जीव करना है या रिहेबिलिटेट करना है, रीइंट्रोड्यूस करना है, इसको जो है मिड टर्म से लॉन्ग टर्म सॉर्ट ऑफ ए व्यू लिया जाना चाहिए। शॉर्ट टर्म जो है 8 को छोड़ दिया, 10 को छोड़ दिया, बात ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होता। सतत रूप से अगले 20-25 साल तक जो है इसमें प्रयास करने की आवश्यकता है। इनकी संख्या इतनी बढ़ाने की ज़रूरत है कि जो पॉपुलेशन वायबल हो सके, और धीरे धीरे जब जिससे जो यहाँ के जलवायु से वो अडाप्टेबिलिटी उनकी बढ़ती जाएगी, उनको अन्य क्षेत्रों में भी जो अनुकूल इसके लिए अनुकूल रहेंगे, वहाँ पे भी इनको इन चीतों को रिहेबिलिटेट किया जा सकता है। जी, टाइगर की जो सक्सेस स्टोरी से जो बहुत सारे हमारे लिए उससे लेसन्स मिले हैं, वो लेसन्स को यहाँ पे भी जैसे ज़्यादातर जो है उसको उपयोग किया गया है। जब यहाँ का चीता रीइंट्रोडक्शन का जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या प्रोटोकॉल जो बनाया गया है, उसमें जो है उनके वो सब सीखों को जो है इसमें सम्मिलित किया गया है। और जैसे भी मेरे साथी द्वारा बताया गया कि जो विदेश में जहाँ पे अफ्रीका से जहाँ से ये चीते आए हैं, वहाँ के भी जो वैज्ञानिकों का जो इनपुट्स हैं और यहाँ के अपने वैज्ञानिकों का इनपुट्स हैं, प्रबंधन के जो चुनौतियाँ हैं और वहाँ के स्थानीय लोगों की जो समस्याएं या इश्यूज आ सकते हैं, उन सब को ध्यान में रखते हुए एक कार्य रूप बनाया गया है। हाँ, लेकिन ये है कि जो धरातल पर जब उतरेंगे तो कुछ चुनौतियाँ जो नहीं सोची गई वो भी आ सकती हैं, उनके बारे में भी त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है। और मैं समझता हूँ कि जो इसके लिए जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इसके लिए तैयार हैं और उन चुनौतियों को सफलतापूर्वक उसको फेस करेंगे, और जो समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं समय समय पर, उनको उसी प्रकार से डील करके इसको एक लंबी अवधि का एक सफल कार्यक्रम या प्रयोग के रूप में, प्रयोग से एक कार्यक्रम के रूप में बदल दिया जाएगा। मैं ऐसा मानता हूँ। जी, वीबी माथुर साहब, यहाँ पर लगातार चर्चा चल रही है और
एक जानकारी मैं हासिल करने की कोशिश करूंगा आपसे कि वन क्षेत्र में छोड़ दिया जाएगा। अगर कूनो के वन क्षेत्र की बात करें तो वहां पर क्वारंटीन भी किया जाएगा इन 8 चीतों को, उसके क्या मायने हैं? देखिए, क्वारंटीन एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, क्योंकि कोई भी वास स्थल में जब परिवर्तन होता है तो उसकी जो लोकल माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, उसकी जो सॉइल है, सॉइल बैक्टीरिया है, प्रे है, अन्य प्रेडेटर हैं, उनके बारे में जो अडेप्टेशन है वो होना आवश्यक है। तो इसको एक सॉफ्ट रिलीज की संज्ञा है कि इनको एकदम से, ऐसा नहीं है जब आप कह रहे हैं कुल्लू नेशनल पार्क में छोड़ा जा रहा है तो इनको किसी भी तरह से एक खुले क्षेत्र में इमीडिएटली छोड़ा जा रहा है। इनके बारे में ऐसे विभास जी ने बताया कि बहुत क्लोज मॉनिटरिंग की प्रक्रिया चालू है। ऑलरेडी सैटेलाइट रेडियो कॉलर्स लग चुके हैं और इनके पीछे टीम लगेंगी और ये देखा जाएगा कि ये जिस बाड़े में इनको रखा जा रहा है, जिस एनक्लोजर में इनको रखा जा रहा है, उसमें इनकी प्रतिदिन क्या प्रतिक्रिया होगी। प्रतिक्रिया मेल और मेल के बीच में हो सकती है, प्रतिक्रिया मेल और फीमेल के बीच में हो सकती है। इन सब चीजों को, जो बिहेवियरल ऑब्जर्वेशंस हैं, उनको देखने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। और क्वारंटाइन की अपनी रेगुलेशंस हैं, इंटरनेशनल रेगुलेशंस हैं, वेटनरी की रेगुलेशंस हैं, रेगुलर मॉनिटरिंग है, सैंपल्स के कलेक्शंस हैं। उन सभी चीजों को इस क्वारंटाइन के जो पीरियड है, अभी हम सोच रहे हैं कि 4 हफ्ते का पीरियड है, बढ़ भी सकता है, और उसको देख के ही आगे के जो चरण हैं उनके बारे में निर्णय लिया जाएगा। जी हाँ, और आज जो चरणबद्ध तरीके से ये चीते छोड़े जाने वाले हैं उसकी घड़ी बहुत नज़दीक आती जा रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बहुत जल्द वापस लौटेंगे, लेकर चलेंगे आपको कूनो राष्ट्रीय उद्यान और दिखाएंगे वहाँ की विहंगम तस्वीरें कि किस तरीके से प्रधानमंत्री के हाथों ये चीते सौंपे जाएंगे वन क्षेत्र को। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वन्य प्रजातियों का विलुप्त होना हमारे जीवन के लिए एक बड़े खतरे का संकेत है। जो भी इंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से फैक्टर हैं जो उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी हैं, कौन से फैक्टर हैं जो उनके सर्वाइवल को अफेक्ट कर रही हैं। We are actually encroaching into the habitats of wild animals. When you are doing that, you are destructing their habitats. हम लोग कम्युनिटी रिजर्व बना सकते हैं जो उनकी इम्पोर्टेंस बताए, जैसे टर्टल हमारी नदियाँ साफ करते हैं। जो जनजातियाँ किसी भी इस तरह के इकोसिस्टम के आसपास विचरण करती हैं, रहती हैं, उनका इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। वाइल्ड लाइफ जो ट्रेड है, जो इंटरनेशनल मार्केट है, इसको तभी रोका जा सकता है जब सारे नेशंस मिलके काम करें। क्या आप किसी कानूनी समस्या से घिरे हैं? नहीं पता क्या करें? क्या कहता है कानून? क्या है आपके कानूनी अधिकार? समझिए कानून की बारीकियों को मेरे साथ कानून की पाठशाला में, सिर्फ संसद टीवी पर।
भारत आया चीता, इस विशेष में ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम आपको एक बार फिर से जानकारी दे देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के गुना राष्ट्रीय उद्यान पहुंच चुके हैं और कुछ ही क्षण में वो समय आने वाला है जब 8 चीते छोड़े जाएंगे। 3 चीते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से इस वन्य क्षेत्र में छोड़े जाने वाले हैं। सीधी तस्वीरें लगातार आपके साथ साझा करेंगे। 3 विशेषज्ञ मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 2 हमारे स्टूडियो में हैं और 1 वर्चुअली मौजूद हैं। ब्रेक पर हमारी बात हो रही थी विभाष जी, और आपने कहा कि जो क्वारंटीन करने के बाद जो दूसरा चरण होगा वो सॉफ्ट रिलीज का होगा। सॉफ्ट रिलीज के बाद ये तय होगा कि कितनी अनुकूल स्थिति इनको मिल पा रही है। तो क्या उस अनुकूल स्थिति या फिर सॉफ्ट रिलीज को देखने के लिए, उसका आकलन करने के लिए लगातार क्या नामीबिया के विशेषज्ञ भी यहाँ रहने वाले हैं? प्रथम चरण में जैसा हमारे और लोगों ने बताया कि पहले हम छोटे बाड़े में इसको रखेंगे 30 दिन तक, और 30 दिन के बाद क्वारंटीन पूरा होने के बाद हम इसको बड़े बाड़े में लगभग 1 चीता के लिए 2 स्क्वायर किलोमीटर का केज बनाया गया है, उसमें हम रखेंगे और उसमें प्रे होगा। उसमें उनके शिकार करने की प्रथा, शिकार करने के तौर तरीके या उनके पूरे रहने सहने का, रात में जगने का, दूसरे बाड़े में जो उसके सहयोगी जानवर हैं उसके बारे में उसका इंटरेक्शंस क्या हो रहा है, एक एक पल का अध्ययन किया जाएगा। और इस अध्ययन में हमारे अपने वैज्ञानिकों के अलावा उनके वैज्ञानिक भी रहेंगे मौजूद, और साथ में हमारे वेटनेरियंस भी रहेंगे कि अगर मुझे कहीं लगता है कि कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो हमारे वेटनेरियंस की भी उपस्थिति वहाँ निरंतर बनी रहेगी। तो ये आपने एक और जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे थे, उस पर भी मैं चाहूँगा कि थोड़ा और प्रकाश डालें। आपने कहा कि ये देखने में तो बहुत ही चतुर और बहुत ही तेज़ तर्रार जानवर लगता है, लेकिन ब्रीडिंग की जहाँ तक बात है बहुत सेंसिटिव रहती है, तो उसके लिए इनकी संख्या ज़्यादा होना ज़रूरी है। अमूमन इस तरह के वन्य प्राणियों में ब्रीडिंग बहुत कम होता है, बस यही एक ऐसा वन्य प्राणी है जिसमें सालों भर ये ब्रीड कर सकता है अगर इसके अनुकूल वातावरण मिलता है तब। अनुकूल वातावरण का मतलब है कि उसको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है और किसी तरह का थ्रेट इसको नहीं है। इसके जो सहयोगी पार्टनर्स हैं वो भी बिल्कुल स्वस्थ हैं, किसी तरह का जूनोटिक्स नहीं है, कोई डिजीज़ का स्प्रेड नहीं है, आसपास के जानवरों से कोई डिजीज़ स्प्रेड नहीं हो रहा है। तो बहुत तरह की इसमें प्रक्रियाएं हैं जिसको देखा जाता है, और अगर सभी चीज़ अनुकूल है तो ये साल भर ब्रीड कर सकता है ऐसा जानवर है, इसका पॉपुलेशन तुरंत बढ़ सकता है। जी, अगर बात करें अशोक पाई जी, यहाँ पर विशेष रूप से कूनों में आज 8 शायद चीते छोड़े जा रहे हैं, इनकी संख्या यहीं पर बढ़ने वाली है या फिर अलग अलग वन्य क्षेत्रों में छोड़े जाएंगे? संभवतः मेरे पास जो फिगर है वो 25 का है, लेकिन विभाष जी बोल रहे हैं कि तकरीबन शायद 5 वर्षों में 45 चीते लाने का लक्ष्य है। शुरुआती दौर पे जो है वो कुनो पालपुर ही जो जहाँ पे एडिक्वेट पॉपुलेशन के लाने की योजना है। और मैं एक विषय पर थोड़ा जो है और ये डालना चाहता हूँ इसके आने से पहले, जैसे कि जो बताया गया है कि क्वारंटाइन का एक जो आपने बिंदु उठाया था, जी, तो एक क्वारंटाइन का एक उद्देश्य ये भी है कि जैसे ये ट्रांसलोकेट गए थे एक कॉन्टिनेंट से दूसरे, और 8-10 घंटे का जो फ्लाइट का सफ़र है उसमें एनिमल स्ट्रेस में रहता है, इवन जबकि जो है उसको थोड़ा माइल्ड सेडेटिव भी दिया गया जैसे बताया गया, और वो दे के लाने के बावजूद स्ट्रेस रहता है। स्ट्रेस कंडीशन में जो है उनमें अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिससे डिसीज़ फैलने की होने की जरूरत थी, वो क्वारंटाइन पीरियड में उसका जो सघन मॉनिटरिंग से उसके बारे में भी जानकारी हासिल हो जाएगी और उसके लिए उपाय भी उचित उपाय भी लिए जा सकते हैं। ये मैं जानना चाहूँगा कि मॉनिटरिंग के अलावा जैसे ही यहाँ पर भारत की धरती पर इनको लाया जाता है, तो क्या वन क्षेत्र में छोड़े जाने से पहले उनका मुआयना होगा, क्या उनके स्वास्थ्य की जांच भी होगी? जैसे क्वारंटाइन का जो एक उद्देश्य भी है कि जो उनका जो जहाँ वहाँ से लाने से पहले, यहाँ लाने से पहले भी उनका जो है वहाँ पे स्वास्थ्य निरीक्षण या इंस्पेक्शन किया गया था, और जो
उनके लिए जो वैक्सीनेशन वगैरह जो देने थे वो भी दिए गए। और यहाँ पे भी जो जैसे मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे भी जो है अगर जैसे कैनाइन डिस्टेंपर है या फुट एंड माउथ डिसीज़ की वजह से जो अगर बीमारी आने की डर रहती है जो कॉमन नियर बाई जो डोमेस्टिक। जी विभाष जी, आप भी शायद कुछ कह रहे थे इस विषय में। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो आसपास के इवन पेट्स हैं, डॉग्स हैं जी, उसको भी हम लोगों ने 1 साल पहले से वैक्सीनेट करना शुरू कर दिया है, ताकि उस डॉग का भी इम्पैक्ट हमारे एनिमल पर नहीं पड़े, उसकी डिजीज़ भी स्प्रेड ना हो। हम पिछले कई वर्षों से निरंतर इस क्षेत्र को इस अनुकूल बना रहे हैं ताकि इस जानवर के जूनोटिक्स में, डिजीज़ स्प्रेड में, डिजीज़ पकड़ने में हर तरह की रोकथाम की जा सके। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि बाहर से, दूसरे कंटिनेंट से हमारा ये जानवर आ रहा है। जी माथुर साहब, एक और जानकारी मेरे पास है और जानकारी ये है कि जब विमान में लाया जा रहा था उस दौरान इनको कुछ खाने को नहीं दिया गया, बिल्कुल भूखे पेट होंगे। तो यहाँ निकालने के बाद शायद उनका मुआयना किया जाए, स्वास्थ्य को जांचा जाएगा, फिर उनको क्या कुछ भोजन भी दिया जाएगा या उसके बगैर ही उनको वन क्षेत्र में छोड़ दिया जाएगा? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हमारे में से, आप में से किसी की सर्जरी हुई हो तो हमको पता है कि जो प्रिकॉशंस हमारे सर्जरी से पहले हमारे डॉक्टर्स, हमारे एनेस्थेटिस्ट लेते हैं, उसी प्रकार की जो सावधानियां हैं वो अभी भी ली गई हैं। क्योंकि जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस अलग अलग ढंग से मैनिफेस्ट करती है। इतनी लंबी जर्नी, उसके बाद में एयरप्लेन का अंदर का माहौल, और फिर अब नई धरती के ऊपर नई जलवायु, इन सब चीजों को लेके कौन सी चीज किस रूप में अफेक्ट करेगी, इसका एक सामान्य जानकारी तो है, लेकिन ये देखना कि पर्टिकुलरली वेरिएशन किस प्रकार का होगा, इसलिए हमको ऑब्जर्वेशन की आवश्यकता है। और नेचुरली जो उनको इस वक्त पे, जैसा आपने कहा कि यात्रा के दौरान पे कोई फूड पार्टिकल, कोई फूड मटेरियल नहीं दिया ताकि उससे कोई रिएक्शन हो या उससे कोई बदलाव के अंदर कोई मैनिफेस्टेशन हो, वो उससे हम बच सकें। निश्चित रूप से अब जब वो खुले बाड़े में आ जाएंगे और बाड़े में आ जाएंगे तो जो भी व्यवस्थाएं हैं खाने की, पानी की, वो सब व्यवस्थाएं भी उसी ढंग से नियमित रूप से की जाएंगी। जी जी, लेकिन यहाँ पर विभाष जी, अगर वन क्षेत्र में एक बार छोड़ दिया जाता है इन चीतों को, उसके बाद इनकी भोजन की क्या व्यवस्था होगी? क्या वो स्वाभाविक रूप से जो शिकार करके भोजन किया करते हैं चीते, उसी तरीके से रहेंगे या फिर शुरुआती दिनों में कुछ इनकी व्यवस्था भी की जाएगी? जैसा कि हम कह रहे हैं कि क्वारंटीन किया जाएगा, उस दौरान जो है ख़ास ध्यान रखा जाएगा इनके भोजन का भी। 2 प्रश्न हैं आपके, एक तो यात्रा के दौरान और यात्रा के पहले। यात्रा के पहले हमने इसी जानवर को पूरा खाना दिया गया, खाना खाने के बाद इनको सिडेट किया गया, फिर इसको इनकेज करके डाला गया प्लेन में। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, यहाँ आने के बाद इनको खाना नहीं दिया जाएगा, क्योंकि एक बार जब कार्निवोर एनिमल अपना पेट भर के खाना खाता है तो 1 सप्ताह तक इसे खाने की आवश्यकता नॉर्मली नहीं होती। अच्छा। तीसरी बात, जब इसको रिलीज करेंगे, छोटे बाड़े में ले जाएंगे, तो उस समय भी इनको हम आर्टिफिशियली बाहर से खाना उपलब्ध कराएंगे। 30 दिन क्वारंटीन में रहने के बाद जब हम इसको बड़े बाड़े में शिफ्ट करेंगे, जो एक बाड़ा लगभग 2 स्क्वायर किलोमीटर का होगा, इसमें इसको अपना शिकार खुद करना होगा और उसमें उतने प्रे बेस होंगे कि इसका खाना मिल सकता है। तो मेरा ये मानना है कि ग्रेजुअली, धीरे धीरे, शुरू में 30 दिन तक इसकी हेल्थ को देखते हुए हम इसको आर्टिफिशियली फीड करेंगे और ग्रेजुअली बाद में बड़े बाड़े में छोड़ेंगे, और फिर जब देखेंगे कि बड़े बाड़े में भी एडाप्टेबिलिटी इसकी बन गई है, तब इसको हम पूरे जंगल में इसको रिलीज कर देंगे। अच्छा, मतलब तीसरे चरण में इनको पूरे जंगल में छोड़ा जाएगा, अभी बहुत समय रहेगा। जी, और उस जो रिलीज करने का हमारा एरिया है वो 748 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जहां इसको फाइनली रिलीज किया जाएगा। और जब हम ये उम्मीद करते हैं कि जब हमारा पॉपुलेशंस, मेटा पॉपुलेशंस वायबल हो जाएगा, इन ब्रीडिंग शुरू हो जाएगी, तो वो पूरा का पूरा एरिया 748 स्क्वायर किलोमीटर के बाद 5000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हो जाएगा, जिसमें ये चीता फुल्ली ग्रोन होके रन कर सकते। तो वो क्षेत्र कैसा है, उसमें किस तरीके के पशु या जानवर फिलहाल मौजूद हैं? इन जानवर के लिए अत्यंत उपयोगी है। अत्यंत उपयोगी है। जी।
नहीं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि मानवीय कृत्यों की वजह से अशोक जी ये चीते भारत से विलुप्त हुए हैं। इसके अलावा हमने देखा कि ये खुद शिकार करते हैं और अपना भोजन तलाशते हैं, लेकिन बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो इनका भी शिकार कर लेते हैं। उनसे बचाने के लिए भी कुछ जो है व्यवस्था रहेगी या फिर वो उसके अनुकूल हो जाएंगे जब तक बड़े वन क्षेत्र में छोड़े जाएंगे? जैसे कि जो दो बातें मैं बताना चाहता हूँ। जो क्वारंटाइन से संबंधित एक इशू था, फिर इस पे आता हूँ। क्वारंटाइन के जो बाड़े में जो रखने का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि इसका जो मेल जो होता है उसका होमिंग इंस्टिंक्ट या एंकरिंग जो साइट पे हो सकता है, ताकि जो शिकार पे जाता भी है उसी स्थल पर वापस ये वहाँ पे आ जाता है। इससे जो उनके जो रिलोकेशन या रीइंट्रोडक्शन सफल होने की, बाहर स्टे होने की चांसेस कम हो जाती है और शिकार पे जाता है तो वापस उसी स्थान पर वापस आ सकता है। इसलिए जो बाड़े में जो एनक्लोजर में रखने का जो शुरुआती दौर पे जो योजना है वो इससे भी संबंधित है। दूसरी आपने जो प्रश्न पूछा कि जो इनके लिए जो वहाँ पे प्रतिस्पर्धा किस प्रकार की होगी जिससे इनका सर्वाइवल क्वेश्चन में आ सकता है। कुनोपालपुर में लेपर्ड एक ऐसा अग्रेसिव कैट है जो चीता से ज़्यादा अग्रेसिव है। चीता उसके मुकाबले में डोसाइल है और लेपर्ड एक इनके लिए एक खतरे की निशानी है। उनके कब्स वगैरह पे अटैक करके खा सकता है। इसके साथ साथ जो फेरल डॉग्स हैं, जो स्ट्रे डॉग्स वहाँ पे जंगलों के आसपास जो रहते हैं, वो भी इनके लिए एक चुनौती बराबर प्रश्न रहता है। लेपर्ड के बारे में ये माना गया है कि जो चूँकि एक चीते जहाँ पे अफ्रीका में, नमीबिया में जहाँ से आए थे वहाँ पे भी लेपर्ड थे, इसलिए शायद लेपर्ड के लिए उतना नहीं रहेगा। लेकिन जो स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन जो मैनेज करना और उसको जो है जैसे इन पे अटैक करने से बचाना एक महत्वपूर्ण चुनौती हो सकती है आने वाले दिनों में। जब बाड़े से जब ये बाहर जाएंगे जब तक बाड़े में है तो ये सभी समस्याओं का कोई इतने नहीं आता है। और तीसरा एक वहाँ पे जो यूनिक सिचुएशन ये होगा कि स्लॉथ बियर जो कुनोपालपुर में है वो नमीबिया में संभवतः नहीं है, जहाँ तक मेरे जानकारी थी। तो वो एक नया इनके लिए एक इंट्रोडक्शन होगा। उसके साथ भी जो है किस तरफ से अडाप्टेशन होगा या ये चुनौती बनेगा, क्योंकि कहीं कहीं जो है नए स्थल पर आप किसी स्पीसीज़ को इंट्रोड्यूस करने पर वहाँ पे उनकी कंपटीशन होता है जो फूड प्रे बेस के लिए वगैरह। तब किस तरह से इस चुनौती को संभाल सकेंगे, ये एक आने वाले दिनों में एक दिखने वाली बात है। जी जी। वीबी माथुर साहब, हम लोग मूल रूप से भारतीय जो हैं वो प्रकृति के साथ रहने वाले लोग हैं, प्यार और प्रेम करने वाले लोग हैं, सामंजस्य बैठाकर चलने वाले लोग हैं। लेकिन क्या वजह हुई कि 1947 आते आते पूरे तरीके से ये चीते गायब हो गए? कई कारण हैं। एक कारण को कहना कि सिर्फ इनकी हंटिंग से ये हो गया, हमने देखा बहुत सारी चीजें। सबसे पहले हमें एक लार्जर पिक्चर देखनी है कि इनका वास स्थल क्या है। और जब मैं इस वास स्थल की बात कर रहा हूं तो मैं हमारे ग्रासलैंड चारागाह की तरफ इंगित कर रहा हूं कि ओपन स्पेसेस चाहिए, लो श्रब चाहिए, डेंस फॉरेस्ट नहीं चाहिए। तो हमने पिछले 30, 40, 50, 60 सालों के अंदर हमारे जो ग्रासलैंड्स हैं उनको जो नियोजन होना चाहिए था, उनका जो प्रबंध होना चाहिए था, उनको हमने ठीक से नहीं किया। हमने ये माना कि ये ग्रासलैंड जो है अगर पेड़ नहीं उगता तो ये वेस्टलैंड है, जबकि ग्रासलैंड जो है और चीता का जो हैबिटेट है वो एकदम ओवरलैप करता है। इसलिए जब आपने बात अभी कर रहे थे कि जब इनकी संख्या बढ़ेगी, जब इनका नंबर बढ़ेगा, इनमें प्रजनन होगा, तो नए स्थानों की जो चुनौतियां हैं वो कौन सी होंगी। तो आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर वन विभाग के द्वारा प्रक्रिया चालू है कि हम अन्य जो ग्रासलैंड क्षेत्र हैं उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनका मैनेजमेंट को बेहतर बना रहे हैं और ये देख रहे हैं कि जो हमारे ग्रासलैंड्स हैं वो वेस्टलैंड होके और वो इंफ्रास्ट्रक्चर
या कोई हमारे जो बिल्डिंग्स बनाने का कार्यक्रम है उसमें ना शामिल हो जाए। तो ये सब चीज़ों की हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग इसी वक्त कर भी रखी है और करनी भी पड़ेगी, उसमें अमल भी करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं कि हम जो इसके हैबिटेट के अंदर कोई चेंज, आज अगर आप पिछले 50, 60, 70 सालों का इतिहास देखें, भारत का देखें, अन्य देशों का देखें, तो मैं कहूँगा जिसको अर्बनाइजेशन या शहरीकरण हमने किया है, उस शहरीकरण की वजह से हमने इसके नेचुरल हैबिटेट को कम किया है। तो वही कारण है कि एक तरफ उसके वासस्थल में कमी हुई, दूसरी तरफ हंटिंग इसकी जारी रही और अंत के अंदर ये विलुप्त होते चले गए और 50-52 साल पहले इनकी संख्या शून्य हो गई। तो इन सब कारणों को देखते हुए, इन सब कारणों को मद्देनजर होते हुए हमारी जो वर्तमान की जो नीति है, जो मैंने आपको बताया कि अब जो प्रबंधन की नीति है उसको अडेप्टिव मैनेजमेंट की संज्ञा दे रहे हैं। जैसे जैसे चीजें बदलेंगी वैसे वैसे हमें प्रबंध की प्रक्रिया को बदलना पड़ेगा। अगर ऐसा महसूस करते हैं कि प्रेबेस में कमी है तो प्रेबेस को इंट्रोड्यूस करना है। अगर डॉग से या जानवर से कोई डिजीज ट्रांसमिशन का खतरा है तो उसको मैनेज करना पड़ेगा। मेरा कहने का मानना ये है कि ये आज हमारा एक नया दौर शुरू हो रहा है जहाँ पे वन्यजीव प्रबंध सिर्फ इनको लाके और बाड़े में छोड़ के और क्वारंटाइन करके हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, हमारी जो प्रक्रिया है वो खत्म नहीं होंगी। बहुत ही महीन रूप से, बहुत ही सक्रिय रूप से वैज्ञानिक इनपुट्स के साथ में और पॉलिटिकल लीडरशिप के वरदहस्त के साथ में ही हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। और जितनी हमारी स्थिति है वो सब अनुकूल दिख रही है। उसी की वजह से हमने आज ये हिम्मत करी है कि आज हम इनको लाए हैं और ये प्रक्रिया आज के दिन पहल एज सेड, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आज शुरुआत है, लेकिन अन्य आने वाले दिनों में, महीनों में, सालों में हमको लगातार चीता के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए कार्य करने पड़ेंगे। इसलिए मैं एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। आज जो अगर आप मुझसे पूछें कि वन्य जीव प्रबंध को लेके कौन कौन सी चुनौतियां हैं, तो मैं उस चुनौतियों में जो बात करना चाहता हूं वो है अवेयरनेस की, जागरूकता की। आज आपके माध्यम से, प्रेस और मीडिया के माध्यम से, सरकार के प्रयास से पूरे देश को, पूरे विश्व को पता है कि आज वन्य जीव के लिए कुछ किया जा रहा है। तो ये जो जागरूकता है, ये जागरूकता निश्चित रूप से हमें चीता के संरक्षण में मदद करेगी। पर मैं कहना चाहूंगा कि अन्य जानवर जो हैं, जिस ग्रासलैंड या चारागाह की मैंने बात करी, उसके कंजर्वेशन के लिए भी आज एक बहुत सुंदर नींव और प्रक्रिया शुरू हो रही। विभाष जी, ये जलवायु अनुकूलता तो बेहद आवश्यक है किसी भी जानवर के लिए, और विशेष रूप से जब वो किसी दूसरे प्रदेश या देश से लाया जाए। क्या जानवर भी इस बात को महसूस कर लेता है उतरते हुए कि ये सॉइल उसकी नहीं है जिसमें वो अभी तक विचरता रहा है, ये बदल गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि जब हम अपने एक देश से दूसरे देश में भ्रमण करते हैं तो दूसरे देश में उतरते ही हमको लगता है कि हम अपने देश में नहीं हैं, क्योंकि वहाँ का वातावरण अलग है, वहाँ की बोलचाल भाषा अलग है। उसी प्रकार जानवर भी अपने में परिवर्तन महसूस करता है और इसी परिवर्तन को ढालने के लिए, एक रूपता लाने के लिए हम क्वारंटीन करते हैं, सॉफ्ट रिलीज करते हैं, फिर रिलीज करते हैं। इसीलिए ये प्रोसेस दिया गया है। 2-3 और इशूज मैं फ्लैग करना चाहूँगा। प्रेडेटर्स की बात आई कि ये टॉप प्रेडेटर है और इसके कंपेटिटिव प्रेडेटर्स भी बहुत सारे हैं। जैसे स्लॉथ बियर की बात आई, लेपर्ड्स की बात आई, टाइगर की बात आई, लायन की बात। हमारे यहाँ 4-5 इसके अच्छे प्रेडेटर्स हैं जो इसको कम्पीट करते हैं। बट मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इन प्रेडेटर्स के मैनेजमेंट का पूरा ख्याल रखा गया है इसको रिलीज करने में। अच्छा। इंक्लूडिंग जो फेरल डॉग्स हैं, जो जंगली कुत्ते हैं, उसका भी प्रबंध किया गया कि जंगली कुत्ते इसका नुकसान ना कर पाएँ। तीसरा एक और है जो खाली हमने इस चीता लाने के लिए नहीं, इसके अलावा भी जो हमको अपने इनैक्टमेंट में, लॉ में, रूल्स में जो चेंजेस करने थे उसको भी हमने किया है। और पहली बार हम लोगों ने मैनेजमेंट प्लान को स्टैट्यूटरी प्रोविजन का पार्ट भी बना रखे हैं। तो अब किसी भी तरह का प्रबंध तंत्र हो, चाहे वो ग्रासलैंड का हो, चाहे वो सवाना का हो, चाहे किसी तरह का हैबिटेट हो, उसका मैनेजमेंट एक स्टैंडर्ड साइंटिफिक तरीके से होगा
और वह मैनेजमेंट केवल जंगल तक सीमित नहीं रहेगा, जंगल के बाहर भी आएगा, क्योंकि ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कि हमारा जंगल के बीच में खाली जगह बच रहे हैं, बाहर निकलते आइसोलेट्स बन जा रहे हैं, जहां ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट होता है। इस कन्फ्लिक्ट को भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो इन बातों का ध्यान रखा गया है और वहाँ जो हमने 24 गांव हटाए हैं, एक लास्ट गांव वहाँ बचा हुआ है जिसको हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, उनके लोग भी काफ़ी उत्साहित हैं चीता आने के कारण, क्योंकि उनको भी लगता है कि इससे टूरिज़्म प्रमोट होगा, इससे हमारी लाइवलीहुड बढ़ेगी, हमारी लाइफस्टाइल बढ़ेगी। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखा गया है कि जब तक कि हम स्थानीय लोगों को रोज़गार मुहैया नहीं करेंगे, उनकी आय का स्रोत नहीं बढ़ेगा इन चीज़ों से, तब तक उनको जागरूकता, इन जानवरों के प्रति लगाव नहीं होगा। तो इन बातों का भी ख्याल इसमें रखा गया है। जी जी, लेकिन अगर अशोक जी विलुप्त होने वाली प्रजाति फिर से जो है उस क्षेत्र में फलने फूलने लगे तो वन क्षेत्र में कितनी जान आ जाती है, कितनी नई जान फूंक दी जाती है इस प्रक्रिया से? एक तो पूरा इकोसिस्टम को एक किस्म से आप रिवाइव कर रहे हैं, क्योंकि केवल जो उस प्राणी विशेष के लिए आप कोई कदम उठा नहीं रहे हैं, क्योंकि सारा इकोसिस्टम जब तक रिवाइव नहीं होगा, जो हैबिटेट इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, जो उदाहरण के तौर पर अगर उसके लिए प्रे है, चीतल है, सांबार है, चौसिंगा है या ब्लैक बक है, वो प्रे बेस को मेंटेन करने के लिए आपको ग्रासलैंड या सावन्ना को मेंटेन करना पड़ेगा। ग्रासलैंड मेंटेन करने का मतलब है वहाँ पे जो इंसेक्ट पॉपुलेशन है, बर्ड पॉपुलेशन है, उसके लिए मदद मिलेगी। अगर वो ग्रासलैंड मेंटेन होगा तो वहाँ पे जो उससे मॉइस्चर रिटेंशन वगैरह जो है, उसकी नमी जो है वहाँ पे कायम रहेगी। और जो ये प्रे बेस जैसे हर्बीवर्स का रहेगा, तो उसके साथ साथ अन्य कार्निवर्स वहाँ पे लेसर जंगल कैट है या कैराकल है, इन लेसर कैट्स को भी जो है वहाँ पे उसके लिए खाने का ये मुहैया अच्छा हो जाएगा, बढ़ेगा, उनका हैबिटेट इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। और हैबिटेट इम्प्रूवमेंट होगा, जो जानवरों को बढ़ेगा, नमी बढ़ेगी, तो आसपास के जो खेत वगैरह जो है वहाँ पे जहाँ पे पॉपुलेशन है, इंसान रहते हैं, अपने खेती बाड़ी करते हैं, वहाँ पे नमी की परसेंटेज ये भी जो है बढ़ जाता है, जिससे खेती बाड़ी के लिए भी अनुकूल होगा। जैसे बताया गया है कि इको टूरिज़्म वगैरह बढ़ने से जो फिर उनको उससे जीवन यापन के लिए जो सुविधाएं बढ़ेंगी, और जहाँ पे रिलोकेटेड विलेजेस हैं तो और सुविधाएं वहाँ पे टूरिज़्म के नाम पे जो है उनके मिल जाएंगी, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर जितना है उसका भी फ़ायदा उनके लिए हो जाएगा। तो इकोसिस्टम करने से बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी एनरिच हो गई। बायोडाइवर्सिटी एनरिचमेंट का है कि अगर जलवायु परिवर्तन से अगर कोई ये आता है तो वहाँ का जो कोई ऐसे प्रजाति या स्ट्रेन रेस जो है किसी पौधे या उसका, वो आगे आने वाले दिनों में वो जो क्लाइमेट चेंज सिचुएशन में रिस्क को अवॉइड करने के लिए अडाप्ट करने की में मदद मिलेगी। जैसे कि बताया जाता है कि जैसे आप धान के वैरायटी में अगर देखें तो खारे के पानी से लेके ड्रायर सेमी ड्राई सॉर्ट ऑफ ए कंडीशन में भी जो है राइस को उगाने की जो है उतने वैराइटीज़ दुनिया में हैं। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो इंसेक्ट पॉपुलेशन हुआ या अन्य प्लांट स्पीसीज हुई, वो सब जो है उनकी समृद्धि होगी। और इसलिए ये सभी जो है पहलू को देखते हुए इस प्रकार के कार्यक्रम चलाना बहुत आवश्यक है, जिससे जो एक पूरे एक समूचे सिस्टम को आप जो है रिवाइव करेंगे, जिससे हर तरफ से उसके फ़ायदे होंगे। जी जी, डॉक्टर माथुर, हमारे देश में ये नए मेहमान आए हैं चीतों के रूप में, और हम यही चाहेंगे कि ये फले फूलें और स्वस्थ रहें, लेकिन विशेषज्ञों की आशंका रहती है कि जितने चीते लाए जाते हैं कहीं से संख्या में, उसके तकरीबन आधे चीते ही सरवाइव कर पाते हैं, और वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आंकड़ा भी होता है। वो क्यों कर, और ये आशंका क्यों है? देखिए, सवाल मैं अभी चीते के संबंध में नहीं करूंगा, पहले मैं आपको कार्निवोर कंजर्वेशन, कार्निवोर मैनेजमेंट की बात करूंगा। जी। ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं निश्चित रूप से
एक डिफिकल्ट प्रोसेस है। आज जो हमने सिरिस्का और पन्ना के अंदर जो अनुभव किया, जब हम रणथंभौर से सिरिस्का में टाइगर लाए या पन्ना में कान्हा से टाइगर इंट्रोड्यूस किए, तब भी ये बात की जा रही थी कि ये प्रयास हमारा शायद सफल नहीं होगा। और वहां पर भी पहले तो ये कहा कि ये ब्रीड नहीं करेंगे, प्रजनन नहीं होगा। फिर उसके बाद देखा गया कि प्रजनन हुआ, हमारे को काफ मिले, लेकिन उनके बाद में उनके अंदर मॉर्टेलिटी हुई। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। एक लेवल का जो मॉर्टेलिटी या कैजुअलिटी होगी वो एक सामान्य प्रक्रिया है, उसके ऊपर ध्यान तो देना है, लेकिन उससे हमारे प्रयास को, प्रक्रिया को रोकना नहीं। तो ये मैं अब आपको बता सकता हूं कि इस चीता वाला जो हमारा प्रक्रिया है, इसमें भी ऐसा हो सकता है कि कुछ हमको कैजुअलिटी या मॉर्टेलिटी का सामना करना पड़े, लेकिन ये इस प्रक्रिया का प्रोसेस है, इसका पार्ट है। अगर वो किसी संख्या में बहुत अधिक होती है तब हमको निश्चित रूप से चिंता करनी पड़ेगी, बट मैं नहीं समझता कि ये एक सामान्य प्रक्रिया के अलावा जो चीज आपको पता है, मैं फिर से ह्यूमन एग्जाम्पल दूंगा। हमारी आपकी रोज सर्जरीज होती हैं, नॉर्मल सर्जरीज होती है, लेकिन उस सर्जरी के अंदर भी कोई ना कोई किसी न किसी वजह से वो घातक हो जाती है। तो ये एक नॉर्मल जब इंटरवेंशन आप करते हैं तो ये प्रक्रिया का थोड़ा सा उनमें बदलाव आना वो स्वाभाविक है। उनको उसी ढंग से ट्रीट करना है और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को, साइंटिफिक एक्शन को रोकना नहीं। तो जो मॉनिटरिंग एंड सर्वेलेंस, दूसरा शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, दोनों चीजों की जो बहुत भयंकर आवश्यकता है। और हमारा जो प्रबंध है, हमारी जो सरकार है, वन विभाग है, उनको पता है कि इस प्रकार की चीजों की संभावना हो सकती है और उसी के हिसाब से हमको अन्य स्टेप्स लेने हैं। तो जो आपने अभी थोड़े शब्द मैंने पहले कहा कि आज हम 8 लाए हैं, वहां भी आप देखिए कि मेल और फीमेल का एक रेशियो है, 3 भी मेल है, 5 फीमेल है। आने वाले महीनों में, समय में हो सकता है ये रेशियो को चेंज करना पड़े और ये देखना पड़े और किस प्रकार की ब्रीडिंग होगी, कौन सी फीमेल ब्रीड कर रही है, कौन सी फीमेल ब्रीड नहीं कर रही है। ये सब चीजें जो हैं ये हमारे विज्ञान का विषय है, मॉनिटरिंग का विषय है। और उसी के आगे ही मैं फिर बात ये कह रहा हूं कि जो मैंने अडेप्टिव मैनेजमेंट की बात करी, प्रबंध का जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो पिछले स्टेप को देख के होगा। यही सबसे बड़ी सीख है, यही सबसे बड़ी सोच है और यही सबसे बड़ी शक्ति भी है कि आज हमारे जो वन्य जीव मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं, जो 50 साल पहले, 70 साल पहले हमने पैसिव मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, वो चीजें पुरानी हैं, वो कहानी खत्म हो चुकी है। आज एक्टिव मैनेजमेंट है और आज अडेप्टिव मैनेजमेंट है। और मैं समझता हूँ कि अडेप्टिव मैनेजमेंट में जो हमारे वैज्ञानिक वर्ग है, साइंटिस्ट हैं, हमारे मैनेजर्स हैं, हमारे वेटनेरियंस हैं, और साथ में हमको जो भी नामीबिया और साउथ अफ्रीका से जो मदद मिल रही है और मिल सकती है, उसका हम पूरा प्रयास करेंगे। जी विभाष जी, क्या ये हमारे लिए खुशी होने वाली घड़ी तो है ही, क्या उत्तरदायित्व का भी बोध बढ़ गया है इन चीतों के आने से? निश्चय ही मैं कहूँगा उत्तरदायित्व का बोध बढ़ गया है और एक पूरे इकोसिस्टम का एक अहम कड़ी है। अगर हम चीता को रेस्टोर करते हैं तो चीता के साथ साथ हमारा पूरा इकोसिस्टम जिस भी लैंडस्केप्स में हो, चाहे वो डिग्रेडेड लैंड के स्केप में हो, ग्रासलैंड के लैंडस्केप्स का हो, वो पूरा का पूरा तंत्र मैनेज्ड होता है। मैं एक दो और इशूज रेज करूंगा। आपने कहे कि आने में मोर्टेलिटी होती है। पॉपुलेशन डायनामिक्स प्रोसेस में बर्थ और डेथ एक मैंडेटरी प्रक्रिया है और इसी को स्टेबलाइज करना पॉपुलेशन डायनामिक्स का एक फंडामेंटल थ्योरी है। तो जो अगर डेथ होता है तो उसका हम रीजन पता करते हैं कि क्यों डेथ हो रहा है, क्या रीजन रहा होगा। तो पॉसिबिलिटी होती है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट पॉपुलेशन स्टेबलाइज करने के लिए हमारा उस जंगल का मेटा पॉपुलेशन इस जानवर का कितना होना चाहिए, उसमें इस तरह की परिस्थितियां आती हैं जिसका निराकरण साइंटिफिक इनपुट के माध्यम से किया जा सकता है। लेकिन इनकी उम्र की अगर बात की जाए, स्वाभाविक रूप से इनकी कितनी उम्र रहती है और उम्र को लेकर किन बातों को लेकर ज़्यादा हम लोगों को चिंतित होना चाहिए? क्योंकि हमने देखा कि कुत्तों की उम्र 12 तय है, लेकिन ज़्यादातर कुत्ते 7-8 बरस तक ही जी पाते हैं। 12 बरस तक जीने वाले कुत्तों की संख्या बहुत ही कम होती है। तो इनकी आयु के बारे में क्या? इनकी आयु 7 से 9 वर्ष तक इनका लाइफ स्पैन है और
अभी जो हम चीते ला रहे हैं उसमें हमारा 2 अडल्ट हैं, 2 सब अडल्ट हैं, फीमेल भी उसमें 2 अडल्ट हैं, तो मिक्स्ड पॉपुलेशन हमने लाया है इसमें। और जहाँ तक लॉन्गेविटी की बात है किसी भी जानवर का, वो डिपेंड करता है कि उनकी फूड की क्वालिटी क्या है, फूड की अवेलेबिलिटी क्या है, और जिस माहौल में रह रहा है वहाँ डिजीज़ का प्रेवलेंस क्या है। ये 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अगर डिजीज़ फ्री एरिया है, फूड उनका उपलब्ध है और फाइट नहीं है उसको, तो उसकी लॉन्गेविटी उस बेहतर होगी। तो ये फूड अवेलेबल है या नहीं है अशोक भाई जी, वो कैसे तय किया जाएगा इतने बड़े जंगल में? ये तो जो आमतौर पर जहाँ पे नेशनल पार्क और सेंचुरी बनाए गए हैं वहाँ की पॉपुलेशन एस्टिमेशन या सेंसस किया जाता है। सेंसस किया जाता है बड़े जानवरों के लिए, और हर्बीवोर्स जो प्रे बेस इनका है, इनका पॉपुलेशन एस्टिमेशन किया जाता है। इसका एक सतत रूप से जो है मैनेजमेंट प्लान जब बनाया था उसमें जो प्रिस्क्राइब रहता है कि कितना कितना कहाँ पे रहना चाहिए और उसके लिए अनुकूल परिस्थिति क्या होगी हर्बीवोर का पॉपुलेशन सस्टेन करें, ताकि उसके आधार पर जो है वो उसके जो प्रे करने वाला जो कार्निवोर है कितनी संख्या इस एरिया में, कैरिंग कैपेसिटी कितनी हो सकती है, ये भी तय किया जाता है। इसलिए जो है एक वैज्ञानिक तरीका है, इसको किया जाता है। यहाँ पे एक मैं महत्वपूर्ण एक बात ये बताना चाहता हूँ, जैसे आपने पूछा कि जो मोर्टेलिटी के बारे में, साउथ अफ्रीका की एग्जांपल जहाँ पे मुझे ज्ञात हुआ कि जो लगभग 50 से अधिक प्राइवेट रिजर्व बनाए गए हैं जहाँ पे चीतों को रखा जाता है। इवन वहाँ पे भी जो है 20 से 25% मोर्टेलिटी होती है जो प्राइवेट रिजर्व में भी। तो ये स्वाभाविक रूप से यहाँ पे जो अगर जैसे खुले में आएंगे तो उसको मोर्टेलिटी ज़्यादा हो सकती है, उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि जो है मोर्टेलिटी होगी तो क्या हो जाएगा। तो मेरा अंदाज़न ये है कि अगर 50% तक भी अगर मोर्टेलिटी होती है तो उसके लिए घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन पॉपुलेशन रिस्टॉक कैसे करें ताकि क्रिटिकल पॉपुलेशन, वायबल पॉपुलेशन वहाँ पे मेंटेन हो सके। क्योंकि मैं सवाल ये इसलिए भी है क्योंकि प्रारंभिक दिनों में सभी का, मीडिया का, विशेषज्ञों का, तमाम लोगों का जो है ये नज़रिया रहेगा कि वॉच रखी जाए कि आखिरकार लाए गए हैं उससे हमें उपलब्ध क्या हुआ। फॉरेस्ट मैनेजर्स मूलतः इस बात को प्रायोरिटी पर देख रहे हैं कि मॉर्टेलिटी को कैसे कम से कम होने दिया जाए। तभी तो हम लोगों ने इसको पहले छोटे बाड़े में किया, फिर बड़े बाड़े में हमने रखा। क्वारंटीन के साथ इसको सॉफ्ट रिलीज कर रहे हैं और वहाँ प्रे बेस का एस्टिमेशंस लगातार किया गया है। उसका एक प्रे डेंसिटी एसेस किया गया है, यहाँ इनके खाने के लिए कितने उपलब्ध हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो एस्टिमेशंस हमको बाहर दिखता है उससे हम शायद बेहतर स्थिति में यहाँ मैनेज कर पाएंगे। लेकिन चुनौतियां लगातार बनी रहेंगी इन मेहमानों के लिए, और इन मेहमानों को उस तरीके की जो है परिस्थितियां या फिर स्थितियां मिल पाएँ, ये हम लोगों की संवेद रूप से जिम्मेदारी भी हो जाती है। लेकिन हम देख